I come to compacting equipments। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली रोलर्स के बारे में इसमें पढ़ना है। जितना टाइप का रोलर्स हम लोग यूज करते हैं सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए, तो वही रोलर्स के बारे में देखना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो भी रोलर, जैसे प्लेन रोलर है, सिप फुट रोलर है, उसके बाद वाइब्रेटरी रोलर है, न्यूमेटिक रोलर्स है, और रैमर। रैमर्स बेसिकली ये मैनुअली ऑपरेटेड हो जाता है। रैमर्स मतलब जैसे मैनुअली तुम किसी चीज से कॉम्पैक्ट कर रहे हो, ये तुम्हारा हो जाएगा। मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। जस्ट लाइक टेम्पिंग हो गया ये। समझ रहे हो ना टेम्पिंग क्या होता है? टेम्पिंग मतलब जैसे तुम लोग सॉइल सैंपल प्रिपेयर करते हो, चाहे डायरेक्ट सीयर के लिए हो या फिर सीवियर के लिए है, और टेम्प करते हो तीन लेयर में या 5 लेयर में सॉइल डाल करके उसको हर बार टेम्पिंग करते हो। उसी टाइप का ये हैमरिंग एक्शन इसमें होता है, रैमर्स मतलब। तो ये आज हम लोग देखेंगे यही सब रोलर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, फास्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। वास्टिंग मतलब उठाना, ऊपर उठाना, लिफ्टिंग बेसिकली। ठीक है। कन्वेइंग मतलब कन्वे करना, हॉरिजेंटली मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट जो इक्विपमेंट देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट। ऊपर उठाने के भी काम आएगा वास्टिंग जिसको बोलेंगे। कन्वेइंग अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा देना ही सफिशियंट रहेगा, उसको हॉरिजेंटली भी उस किसी पोजीशन पे प्लेस करने के लिए हमको हॉरिजेंटल मूवमेंट भी देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेइंग बोलेंगे। एक प्ले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करना हॉरिजेंटली, ये हो गया कन्वेइंग। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्टिकल मूवमेंट, बेसिकली ये लिफ्टिंग होता है। इसको क्या बोलेंगे, होइस्टिंग बोलेंगे। तो इसमें होइस्टिंग इक्विपमेंट्स हम लोग को पढ़ना है। जो जो इक्विपमेंट इसमें होइस्टिंग के लिए यूज होता है, जैसे टावर क्रेन्स है, ये सब हाई राइज बिल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। जो भी हाई राइज प्रोजेक्ट होता है, जैसे बड़ा बड़ा कोई ब्रिज हो गया, बड़ा बिल्डिंग हो गया ना, इन सब जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे टावर क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन। बेसिकली ये क्रेन का टाइप हो गया। टावर, इसका जो शेप होगा वो जस्ट लाइक टावर होगा। क्रॉलर हो गया मतलब जैसे हमने पिछला क्लास में पढ़ा था व्हील माउंटेड और क्रॉलर माउंटेड, जस्ट लाइक ये क्रॉलर माउंटेड होगा क्रेन। ये मोबाइल क्रेन के टाइप में आएगा। क्रॉलर क्रेन मतलब मोबाइल क्रेन। ये टावर क्रेन जो होता है बेसिकली हम लोग इसको स्टैटिक क्रेन समझते हैं। स्टैटिक मतलब एक बार स्टेब्लिश कर दिए और उसको हम लोग जब तक हमारा वहां पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो क्रेन वहां पे स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, फिक्स रहेगा। क्रॉलर क्रेन क्या है, ये मोबाइल क्रेन हो जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग इसको आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रक माउंटेड, अब जो हमारा क्रेन है उसको हमने ट्रक के साथ अटैच कर दिया तो क्या हो गया, ट्रक माउंटेड हो गया। गैंट्री क्रेन्स है, तो ये भी एक अलग टाइप का क्रेन्स है। ये जनरली हमको फैक्ट्री इंडस्ट्री में यूज होता है। मटेरियल को ज्यादा हाइट तक रेज करने के लिए नहीं यूज होता है। ये स्मॉल हाइट और स्मॉल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए यूज करते हैं गैंट्री क्रेन्स। मैस्ट क्रेन्स और डेरी क्रेन्स। ठीक है, बेसिकली मैस्ट क्रेन्स नहीं होता। मैस्ट एक जो होता है वो एक क्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद डेरिक्स के बारे में, यही हम लोग को पढ़ना है। वास्टिंग इक्विपमेंट मतलब उठाने वाला बेसिक। उसके बाद है कन्वेइंग इक्विपमेंट्स, उसको हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्विपमेंट्स में है, सबसे पहले हम लोग देख लें कि रोलर्स का यूज क्या होता है। तो रोलर्स का यूज हम लोग जानते हैं, कोई भी रोलर का यूज होता है किसी भी चीज को कंपैक्ट करने के लिए, उसका डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। डेंसिटी इंक्रीज करने का हमारा पर्पस होता है कि उससे सॉइल पार्टिकल का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना।
जब एक सॉइल पार्टिकल दूसरे सॉइल पार्टिकल्स के ज्यादा क्लोज हो जाएगा, कांटेक्ट में रहेगा, तो इसका बहुत सारा एडवांटेज है। पहला है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर, स्ट्रेंथ यदि हम सॉइल की बात करें यहाँ, तो ये शियर स्ट्रेंथ की हम बात करें, शियर स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा इसका डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो सेटलमेंट जो फ्यूचर सेटलमेंट होता है वो कम हो जाएगा, वो भी डिक्रीज करेगा। क्योंकि हमने बताया था कि हर एक बिल्डिंग, हर एक स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ लाइफ टाइम सेटलमेंट हम लोग उसमें कैलकुलेट करके रखते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये अपने सर्विस पीरियड में कितना सेटल करेगा ड्यू टू इट्स ओन वेट प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड। बेसिकली डेड लोड के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसका सेल्फ वेट ही बहुत ज्यादा होता है। तो उस लोड के बेसिस पे इसका सेटलमेंट जो होता है 15 से 20 साल, हार्डली यही होता है, 20-25 साल में जो भी सेटलमेंट उसका होने का रहता है वो होता है। और वो एक परमिसिबल वैल्यू होता है, हमको वो लगभग में पता रहता है कि ये सेटलमेंट कितना करेगा। जैसे कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, कंपैक्शन हम लोग पढ़े थे कि ये इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, जबकि कंसोलिडेशन वो जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। तो टाइम डिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ वेरी करेगा। मतलब यदि कोई स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो उसके नीचे के सॉइल पे प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि सॉइल कंसोलिडेट होता है, धीरे धीरे उसमें का जो वाटर है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो जब धीरे धीरे उस पोर का वाटर बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे सॉइल का सेटलमेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल सेटलमेंट जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो हम लोग मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स जो इसका सेटलमेंट होगा वो करीब करीब इतना सेंटीमीटर। ठीक है, तो रोलर्स का यहाँ बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, कंसोलिडेशन के लिए नहीं यूज करेंगे, कंपैक्शन के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि जो भी वायर्स में एयर पार्टिकल्स हैं वो बाहर चला जाए और ये सॉइल पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए। दिस वर्क इज डन by using different types of compacting equipment called roller। ये जो प्रोसेस है, ये जो वर्क है, इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कंपैक्टिंग इक्विपमेंट को यूज करके इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो इक्विपमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर्स बोलते हैं। तो रोलर्स कितने टाइप का होता है, तो रोलर्स बहुत टाइप का होता है। सिप फुट रोलर हो गया, प्लेन हो गया, न्यूमेटिक टायर रोलर हो गया, वाइब्रेटरी रोलर हो गया, कैंपिंग रोलर्स हो गया, है ना। ये सब रोलर्स का टाइप है। वाइब्रेटरी हो गया, न्यूमेटिक न्यूमेटिक टायर रोलर्स हो गया, मैनुअली ऑपरेटेड रैमर्स हो गया। ये सब के बारे में ब्रीफली हम लोग को यहाँ जानना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करें, सिप फुट रोलर्स का। तो सिप फुट रोलर्स के बारे में अभी हम लोग जानते हैं सॉइल में कि ये जो रोलर है ये बेसिकली यूज होता है किसके लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए। और इसमें जो ड्रम लगा हुआ रहता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपैक्शन के लिए, उसमें छोटा छोटा कांटा जैसा, है ना, लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ship foot rollers can be towed or self-propelled, and its drum consists of cylindrical shell with protruding pits which provide area of high contact pressure under the machine। सिलेंडर के ऊपर में छोटा छोटा प्रोट्रूडिंग पिट लगा हुआ रहता है, बाहर की तरह निकला हुआ रहता है, which provide areas of high contact pressure under the machine। वो जो होता है वो हाई प्रेशर जनरेट करता है अंडर द मशीन। और इसका जो मैकेनिज्म है शिप फुट रोलर का, वो नीडिंग एक्शन के थ्रू ये कंपैक्ट करता है। जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं, है ना, आटा क्या करते हैं, गूंथते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ एक बार पानी डाले मिला दिए तो वो हो गया। तो जितना ज्यादा गूंथेंगे उतना बेटर वे में वो मटेरियल तैयार होगा। सिमिलरली जो कोहेसिव सॉइल होता है उसको कंपैक्ट करने के लिए हमको सेम एक्शन का जरूरत पड़ता है, नीडिंग एक्शन। तो नीडिंग एक्शन जो होता है वो शिप फुट रोलर से प्राप्त होता है। और ये
टाइम टेकन प्रोसेस है। मतलब कोहेसिव सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए हमको ज्यादा समय लगता है, जो रोलिंग होता है वो ज्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू कोहेशनलेस सॉइल। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या है, करीब करीब इसमें 8 से 16 पास, मतलब किसी भी पर्टिकुलर जो सॉइल है उस पे कम से कम 8 से लेकर 16 बार तक सिप फुट रोलर को हम लोग पास करवाएंगे। जैसे आटा गूंथते हो तो बहुत बार मलना पड़ता है, उसको मरना पड़ता है, एक बार दो बार करने से वो सही मटेरियल प्रिपेयर नहीं होता है जो हमको चाहिए। सिमिलरली यहाँ भी हमको एक दो पास में हमारा नीडिंग एक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, हमको कम से कम 8 से 16 पास तक देना पड़ता है उस सॉइल को कंपैक्ट करने के लिए। Feeds can have numerous shapes and terms as tapered foot और and club foot। जो भी उसका शेप होगा किसका, फीट का, वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे टेपर्ड हो गया, क्लब हो गया, है ना। Ship foot rollers are slow, have a very high rolling resistance and therefore cost per unit volume compacted is high। ये रोलर जो होता है इसका स्पीड बहुत कम होता है ना, और इसमें जो रोलिंग रेसिस्टेंट लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इस रोलर का जो भी कोहेसिव सॉइल है उसको कंपैक्ट करने के लिए उसका खर्चा उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। ठीक है, as a roller moves over the surface the feet penetrate the soil, produce a kneading action and a pressure to mix and compact the soil from the bottom to top। जैसे जैसे मूवमेंट होगा रोलर का, है ना, तो जो भी सॉइल होगा वो अंडर प्रेशर होगा और उसमें नीडिंग एक्शन होगा। जो भी फीट है वो सॉइल को पेनिट्रेट करेगा बार बार, और वही पेनिट्रेशन हमारा नीडिंग एक्शन कहलाएगा, और इसी के चलते जो होगा सॉइल जो होगा वो कंपैक्ट होगा। पेनिट्रेशन ऑफ फीट डिक्रीजेज आफ्टर द रिपीटेड पास। जैसे जैसे हम लोग पासिंग बढ़ाएंगे रोलिंग का, तो वो धीरे धीरे जो पेनिट्रेशन होगा फीट का वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसमें जो हो जाता है प्रोजेक्टेड फीट स्पेसिंग करीब करीब 100 से 200 mm होता है अलोंग द एक्सिस। वेट जो होता है रोलर का वो करीब करीब 15 टन होता है या उससे ज्यादा होता है। स्पीड जनरली जो अडॉप्ट करते हैं हम लोग वो 25 kmph होता है, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका स्पेसिफिकेशन, है ना, सिप फुट रोलर्स का। इसमें किसी कुछ डाउट है? सर फिगर दिखा सकते हैं सर? एकदम दिखा सकते हैं। सर जो ये डायमेंशन बताएं सर, स्पेसिंग 100 से 200, तो सर उसमें तो सर जिग जैग होता है, यानी अल्टरनेट वे में होता है सर। हाँ, तो सर अल्टरनेट वे में होता है, तो एक से दूसरे जो भी पॉइंट्स है अच्छा अच्छा। उसका एक पॉइंट से दूसरे के बीच रख सकते हैं, 100 से 200। अच्छा ठीक है सर। सिप फुट रोलर देखो, जिग जैग दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है सर। दिख रहा है आपको ये वाला? यस सर, दिख रहा है सर। यही हो गया हमारा सिप फुट रोलर। तुमको वीडियो चला के भी थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखो, नीडिंग एक्शन तभी आएगा जब उसमें वाटर कंटेंट रहेगा। प्योरली ड्राई के केस में नीडिंग एक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट हम लोग को बढ़ाना पड़ता है सॉइल। दिख रहा है? यस हाँ सर। दिख रहा है सर। वीडियो रुक रुक के चल रहा है क्या? सही तो चल रहा है सर, फ्लक्चुएट थोड़ा कर रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर।
कांटा जैसा निकला हुआ रहता है, यही जो कांटा जो होता है यही नीडिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसे आटा गूंथते हो ना हाथ से, तो क्या करते हो कि हाँ अपना सर, उंगली तो का भी यूज हाँ। करते हो उसको पंच से गूंथने के करते लिए, हैं सर, पंच से इधर पंच से दबाते हैं सर। करते हो। हम्म। एग्जैक्टली सेम एक्शन यहाँ पे, उसका आटा का भी प्रॉपर्टी जनरली कोहेसिव सॉइल जैसा। तुम लोग यस सर। हाँ सर, समझ गए सर। प्लेन रोलर और स्मूथ व्हील रोलर्स, ये रोलर तुम लोग सभी लोग देखे हो जनरली, जो यूज करता है रोड बनाने में, गली उली में भी गाँवों में यूज करता है प्लेन रोलर, जिसका कि ड्रम का जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन रोलर। उसमें कोई वाइब्रेशन वाला एक्शन भी नहीं होगा। और स्मूथ व्हील रोलर जिसको बोलते हैं, स्मूथ मतलब प्लेन है। दीज रोलर्स आर इफेक्टिव इन कंपैक्टिंग ग्रेनुलर सॉइल, कोहेशनलेस सॉइल सच एज सैंड, ग्रेवल एंड क्रस्ट स्टोन, एंड दे आर आल्सो इफेक्टिव इन स्मूथनिंग सरफेस ऑफ सॉइल दैट हैव बीन कंपैक्टेड बाय डैम्पिंग रोलर्स। मतलब ये जो है कंपैक्शन के अलावा सरफेस को स्मूथ करने का भी काम आता है। जैसे सिप फुट रोलर है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट करेगा, स्मूथ नहीं करेगा। लेकिन प्लेन रोलर जो होगा ये कंपैक्शन और सरफेस का स्मूथनेस दोनों एक साथ अचीव होगा। When compacting cohesive soils, these rollers tend to form a crust over the surface। यदि इसको हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करें तो क्या होगा कि जो भी व्हील होगा, ड्रम होगा, उसके सरफेस पे कोहेसिव सॉइल जो होगा वो एक क्रस्ट बना लेगा, एक लेयर बना लेगा। जैसे तुम लोग कीचड़ में बाइक चलाओ या कोई भी गाड़ी चलाना चाहते हो, तो क्या होता है कि व्हील के चारों तरफ मिट्टी का एक लेयर बन जाता है, चिपक जाता है उससे, है ना। इससे क्या होगा कि जो हमारा पर्पस है वो पर्पस सॉल्व नहीं हो। पर्पस मेरा क्या है, कंपैक्ट करना सॉइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कंपैक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी हम कंपैक्ट करना चाहेंगे तो वो सॉइल डिस्टर्ब ज्यादा होगा। एक जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कम नहीं जाएगा, वो जनरली डिस्टर्ब होते रहेगा। तो यदि हम इसको कोहेसिव सॉइल के लिए यूज करें तो ये ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा इससे हमको। इट कैन बी टोवेड और सेल्फ प्रोपेलेड टाइप, ये जो हो सकता है ये टोवेड भी हो सकता है। टोवेड मतलब समझते हो, हाँ टोवेड मतलब जैसे सर। ट्रॉली टाइप का हो गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया, तो ट्रैक्टर का जो ट्रॉली है तो वो टोवेड हो गया, मतलब हम इंजन से इसको खींच रहे हैं। वही ट्रक के केस में क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, मतलब ये उसके साथ अटैच्ड है मशीन के साथ, इसको अलग से इसमें इंजन लगाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें वेट है, ड्रम है, व्हील है, जो है वेट वाला पोर्शन, उस वेट को मूवमेंट के लिए हमको अलग से इंजन की जरूरत पड़ती है, तो उसको टोवेड बोले। और जिसमें किसी एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इंजन उसके साथ अटैच्ड है, तो उसको सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप बोलेंगे। इट मे बी क्लासिफाइड बाय टाइप और बाय वेट, इसका क्लासिफिकेशन भी होगा तो वो बाय वेट होगा। टाइप भी हो सकता है, जो ड्रम है उसके शेप के बेसिस पे, यदि वो टेपर्ड है तो उसका अलग नाम दे देंगे, यदि वो प्योरली सिलिंड्रिकल है तो उसका अलग नाम हो जाएगा। तो इसका जब भी क्लासिफिकेशन होगा उसके टाइप पे होगा। ये भी हो सकता है कि सेल्फ है कि टोवेड है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट सर जो प्लेन पीछे रोलर में? प्लेन रोलर में सर, जो पीछे का भी दो व्हील रहता है सर, वो भी मतलब लोहा स्टील का ही बना देता है सर, उसको रबर का तो बना ही सकता है सर। बना सकता है, वो भी रहता है। जैसे जो टोवेड होगा वो बेसिकली उसी तरह का होगा, नहीं, देखते हैं जिसमें सर कि कि उसका इंजन का जो
इंजन का जो व्हील होगा वो टायर का होगा। अच्छा अच्छा, उससे स्पीड भी उसका सर बढ़ सकता है कुछ? हाँ। यह लगता है वेट बढ़ाने के लिए आयरन का क्या रखता है सर? वेट बढ़ाने के लिए। हो सकता है सर। वहां पे जो भी हम लोग ड्रम यूज करते हैं डॉलर में, वो सब वेट बढ़ाने के लिए होता है। देखो ये भी है, इसको सेल्फ प्रोपेलेड बोल सकते हैं। टॉवेड वाला जो है, टॉवेड वाला इसमें दिखा नहीं रहा है, ठीक है। उसको जस्ट लाइक समझ लो कि उसमें अलग से हम लोग इंजन ऐड कर देते हैं। नहीं, अगला है वाइब्रेटरी रोलर्स, है ना। वाइब्रेटरी रोलर्स इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिक वेट रोलर्स बाय एडिंग डायनेमिक फोर्स। ये जो प्लेन रोलर है या फिर अदर रोलर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि हम वाइब्रेटरी एक्शन देते हैं, वाइब्रेशन ऐड करते हैं, तो वो रोलर जो होगा वाइब्रेटरी रोलर कहलाएगा। इसमें वेट तो होना कंपलसरी है, कोई भी रोलर है तो उसमें वेट होना कंपलसरी है। यदि उसमें एडिशनली हम लोग उसमें वाइब्रेशन जनरेट कर दें तो वो अलग टाइप का रोलर हो जाएगा, जिसको हम लोग वाइब्रेटरी रोलर बोल सकते हैं। अब इसमें वाइब्रेशन के लिए क्या करते हैं, जो भी ड्रम है हम लोग यूज करते हैं जिसका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसमें क्या करें कि आप तो फिर उसमें हेवी ब्लास्ट उसमें भर दें, पूरा फुल्ली नहीं, पार्शियली, या फिर स्टील का बॉल भर दें। तो वो जैसे जैसे व्हील मूव करेगा, उसमें का जो भी ब्लास्ट है, स्टोन्स है या फिर आयरन का जो भी बॉल है, वो उसमें वाइब्रेटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये तभी प्रोड्यूस करेगा जब जो भी प्लेन रोलर है या जो भी रोलर्स है वो मोबाइल कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में वाइब्रेटरी एक्शन प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो वाइब्रेटरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से कुछ इंजन नहीं ऐड करते हैं, हम लोग उसके व्हील में ही, जो भी आयरन का व्हील होता है उसी में, उसके ड्रम में, ड्रम शेप का रहता है, उसी में हम लोग वेट डाल देते हैं, छोटा छोटा वेट, चाहे वो स्टोन का हो या फिर वो स्टील का हो। उसी के चलते उसमें वाइब्रेटरी एक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। इट हैज ए एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्सीलेंट डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल सच एज सैंड एंड रिलेटिवली लार्ज स्टोन्स। और ये वाइब्रेटरी एक्शन जो भी होगा या फिर वाइब्रेटरी रोलर्स जो होगा, ये बेसिकली कोहेसिवलेस सॉइल के लिए होगा, क्योंकि कोहेसिव सॉइल का कंपैक्शन कभी भी वाइब्रेशन से नहीं हो सकता है। जब भी होगा कोहेसिव सॉइल का, वो नीडिंग एक्शन के थ्रू होगा। तो ये जो वाइब्रेटरी रोलर्स है, क्योंकि देख लो कोहेशनलेस सॉइल जो होगा उसमें कंपैक्शन जो होता है वो पार्टिकल का रीअरेंजमेंट होता है। जो भी पार्टिकल्स के बीच का स्पेसिंग होता है उसको हम लोग कम कैसे करते हैं, वो जो पार्टिकल्स होता है वो रीअरेंज करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है और एक दूसरे के और ज्यादा करीब आता है। और इस एक्शन के लिए हमको वाइब्रेटरी एक्शन देना पड़ता है। इस पर्पस के लिए वाइब्रेशन से ही वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। लेकिन यदि हम ये एक्शन कोहेसिव सॉइल में अप्लाई करें तो हमको कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि जो कोहेसिव पार्टिकल्स जो होता है उसमें अलग से फोर्स लगता है, वो लगता है मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल फोर्स लगता है। जैसे चार्ज पार्टिकल्स है, तो छोटा छोटा जो भी क्ले पार्टिकल होता है वो चार्ज पार्टिकल होता है। उस चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हम वाइब्रेटरी एक्शन नहीं दे सकते, जब भी देंगे वो हमको नीडिंग एक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वाइब्रेटरी रोलर्स जो होगा वो कोहेशन लेस सॉइल के लिए, ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए, या फिर थोड़ा बड़ा साइज के स्टोन्स के लिए यूजफुल होगा। As these materials are vibrated, the particles shift their position and nestle more closely with adjacent particles to increase the density of the mass। वही बात है जो हमने बताया, both cohesive and non-cohesive materials can be compacted, लेकिन ये बेसिकली दोनों के लिए सुटेबल नहीं है, ये बेसिकली कोहेशन लेस सॉइल के लिए ज्यादा सुटेबल। अब है अगला है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स। तो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स आर सरफेस रोलर्स व्हिच अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ नीडिंग एक्शन टू अफेक्ट कंपैक्शन बिलो द सरफेस। ये भी जनरली नीडिंग एक्शन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो शिप फुट रोलर्स है उसके कंपैरिजन में कम प्रोड्यूस करेगा नीडिंग एक्शन। दीज रोलर्स आर यूज्ड फॉर रोलिंग सबग्रेड्स, एयरफील्ड्स एंड बेस ऑफ द अर्थफील्ड। कहाँ कहाँ यूज करेंगे? हाईवे में, सबग्रेड्स में, एयरफील्ड्स में जो रनवे होगा, है ना, एंड बेस ऑफ अर्थफील्ड डैम, जो भी अर्थफील्ड डैम होगा, अर्थन डैम होगा, उसके बेस को कंपैक्ट करने के लिए करेंगे। These rollers rely on dead weight action upon pneumatic tire wheels to produce the compactive effort। अब ये जो होता है, ये सारा इसका कंपैक्शन का जो प्रोसेस होता है वो टायर द्वारा होता है। जो भी प्रेशर लगेगा वो आयरन का ड्रम नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारा क्या रहेगा, टायर्स रहेगा। जैसे कोई भी गाड़ी है, फोर व्हीलर है, तो फ्रंट व्हील होता है और रियर व्हील होता है, ठीक है, मतलब अगला चक्का पिछला चक्का। आगे में 3 4 4 5 जो भी है व्हील्स होगा, अटैच होगा। पीछे में जितना आगे व्हील्स अटैच है उससे एक ज्यादा व्हील रहेगा। और व्हील्स का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि जो भी फ्रंट व्हील्स है, दो फ्रंट व्हील्स के बीच में जो स्पेस बचता है, उसी स्पेस को अलाइन करने पे जो पीछे वाला व्हील है वहां पे रहेगा। मतलब आगे वाला दो व्हील के बीच में पीछे वाला एक व्हील रहेगा, जस्ट पीछे नहीं रहेगा, जिसे अलाइनमेंट दोनों का सेम नहीं रहेगा। आगे वाला जो भी व्हील होगा, दो व्हील, उसके बीच में पीछे वाला व्हील होगा। समझ में आ रहा है अल्टरनेट हम जो बता रहे हैं? हाँ सर, समझ रहे हैं सर। देखो, दोनों व्हील के बाई सेक्टर पे होगा सर। हाँ, इसमें जो है आगे में 4 चक्का है, पीछे में 1 चक्का व्हील्स ज्यादा रहेगा। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि आगे में 4 होगा तो पीछे में 5 हो, लेकिन एक का डिफरेंस होगा। देखो इसमें कितना गैपिंग आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। तो यदि हम आगे में ज्यादा व्हील्स अटैच कर रहे हैं तो पीछे में कम कर सकते हैं, यदि पीछे में ज्यादा है तो आगे में कम कर देंगे। मतलब दोनों के बीच डिफरेंस एक रहेगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना, तो भी फ्रंट में रहेगा, उससे एक पीछे, एक कम रहेगा पीछे में, या फिर एक कम रहेगा आगे में। यदि पीछे में 4 है तो आगे में 3, यदि आगे में 4 है तो पीछे में 3, एक का डिफरेंस रहेगा।
आगे समझ में? हाँ सर। यस सर। ठीक है। ये जो होगा, द tires must be so arranged that the tracks of the forward wheel lies in between the backs of the backward wheels। जो हमने बताया, जो भी ट्रैक्स होगा, द टायर्स मस्ट बी सो अरेंज दैट द ट्रैक्स ऑफ द फॉरवर्ड व्हील लाइज इन बिटवीन द ट्रैक्स ऑफ द बैकवर्ड व्हील। मतलब जो भी फॉरवर्ड व्हील्स का ट्रैक होगा वो बैकवर्ड व्हील्स के बीच में लाई करेगा। मोस्ट सुटेबल फॉर कंपैक्टिंग फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड वेल ग्रेडेड सॉइल। ये जो सुटेबल होगा वो बेसिकली फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होगा और वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए होगा। दे आर सेल्फ प्रोपेलेड, मतलब इसमें एडिशनल इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो एडवांटेज होगा वो होगा एबिलिटी टू कंट्रोल द ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय अल्टरिंग द वेट ऑफ मशीन, increasing the number of wheels, increasing the tire width and changing the contact area of tire। कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग यहाँ पे कंपैक्शन करते हैं वो बेसिकली कॉन्टैक्ट प्रेशर, ग्राउंड कॉन्टैक्ट प्रेशर के जरिए होता है। और इसमें यदि कोई हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरिंग द वेट ऑफ मशीन, मशीन का वेट हम लोग अल्टर कर दें। बढ़ाना चाहते हैं प्रेशर तो वेट बढ़ा दें, घटाना चाहते हैं तो वेट घटा सकते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द टायर विड्थ, डिफरेंट टाइप का टायर हम लोग यूज कर लें तो हम लोग जो भी प्रेशर है, कॉन्टैक्ट प्रेशर है, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ये इसके बारे में न्यूमेटिक टायर्स रोलर्स के बारे में जानकारी है। इसमें किसी को डाउट है? सर सिलेबस के अनुसार इतना ही पढ़ना है? हाँ देखो, प्लेन है, सीफुट है, वाइब्रेटरी है, न्यूमेटिक टायर और उसके बाद रैमर्स है ना। सर न्यूमेटिक टायर सर किस प्रिंसिपल पे बताएं सर बेस्ट है? ये है कि इसका भी कंपैक्शन वेट द्वारा ही होगा, सब जगह कंपैक्शन वेट के चलते होता है। और इसमें जो होता है अरेंजमेंट जो व्हील्स का होता है, एक्शन पूछ रहे हो, इसमें भी नीडिंग एक्शन के थ्रू नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली उतना नहीं होता है। अब जो सिप फुट रोलर्स होता है ना, सिप फुट रोलर्स जो होता है एग्जैक्टली 100% इसको फुलफिल नहीं करेगा, लेकिन इसको भी हम लोग रिपीटेड वे में किसी भी सॉइल को कंपैक्ट करना हो तो इसका जो रिपीटेशंस होगा इसमें भी कुछ ज्यादा रखना पड़ता है। रोड में भी इसका कॉम्पैक्शन कर सकते हैं सर? देखो न्यूमेटिक बता रहे हैं, जैसे न्यूमेटिक रोड में नहीं, यहाँ पे यदि हम लोग अर्थ फील को हम कंपैक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में नीडिंग एक्शन होगा। लेकिन यदि हम लोग बिटुमिनस पेवमेंट को कंपैक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में नीडिंग एक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे नीडिंग एक्शन क्यों हम बोल रहे हैं, देखो तुम भी सोच सकते हो कि ये जो प्रेशर लग रहा है ना, हम पहले प्लेन रोलर की बात करें तो उस केस में क्या था कि ये एक सिंगल व्हील था तो लार्ज एरिया पे कॉन्टैक्ट प्रेशर लग रहा था। यहाँ पे क्या है, लार्ज एरिया पर एक साथ प्रेशर नहीं लग रहा है। नीडिंग एक्शन कहने का मतलब छोटा छोटा एरिया में ज्यादा हाई इंटेंसिटी का प्रेशर लग रहा हो, है ना। बार बार रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीडिंग एक्शन हो जाएगा। हाँ सर। जैसे तुम आटा गूंथते हो, है ना, आटा गूंथते हो तो तुम एक काम करो, कटोरा ले लो, कटोरा के बैक साइड से उसको ये करो, प्रेस करो बार बार, तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, नहीं तुम यदि तुम पाम यूज करते हो तो क्या करो, पॉइंट लोड कहीं कहीं ज्यादा लगाते हो, है ना। तो नीडिंग एक्शन उसी को बोलेंगे। स्मॉल एरिया में ज्यादा प्रेशर लगाएं और वो प्रोसेस रिपीटेड करें, मतलब फ्रिक्वेंटली करें और ज्यादा टाइम्स में करें, नीडिंग एक्शन हो गया। हाँ, यदि समझ गए सर ये कि जो आपको, बीच में जो हाँ एरिया बच रहा है सर वो पीछे वाला टायर आएगा वो कर देगा सर। हाँ हाँ, तो क्या एक्शन, नीडिंग एक्शन तो हुआ यहाँ पे भी। हाँ, लेकिन ठीक है। एग्जैक्टली जो कोहेसिव सॉइल के केस में हो रहा है वो वैसे नहीं होगा।
तो एग्जैक्टली इसको कोहेसिव सॉइल में यूज भी नहीं कर सकते हम लोग, कोहेसिव सॉइल के लिए इसको नहीं यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली। हाँ, वो सॉइल में यूज कर सकते हैं जिसमें सी का भी वैल्यू हो, फाई का भी वैल्यू, जिसमें फाई का वैल्यू 0 हो, C5 जो पैरामीटर होता है, जहां पर फाई का वैल्यू 0 हो उसमें नहीं यूज हो सकता है। वैसे भी तुम समझ सकते हो कि जो भी इसका व्हील्स है, व्हील्स के सरफेस पे जो भी सॉइल के क्रस्ट बन जाएगा यहाँ पे, मतलब इस व्हीकल को उस पर रोल करना बड़ी मुश्किल, डिफिकल्ट है, हाई ट्रैक्टिव इफोर्ट लगाना पड़ेगा इंजन का। और ये इंजन उस ट्रैक्टिव इफोर्ट के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कभी भी टायर्ड व्हील जो भी व्हीकल्स होगा वो कोहेसिव सॉइल में उसको चलाना, उसको रन करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसी कारण से जो दूसरा टाइप का जो क्रेन्स हम लोग मैंने थोड़ा देर पहले बताया, क्रॉलर माउंटेड, इसी चलते उसका आविष्कार हुआ था। वो किसी भी टाइप के सॉइल में चल सकता है, या दलदल भी हो उसमें भी चलेगा, स्लोप ज्यादा हो उसमें भी चलेगा। ये सबका कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसको पेवमेंट में करते हैं तो यहाँ पे नीडिंग एक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये कंपैक्शन जो होगा यहाँ पे, वो कॉन्टेक्ट एरिया जो भी होगा उस पर प्रेशर अप्लाई करने के चलते होगा। हाँ ठीक सर। और ये बिटुमिनस वाला में भी करता है ना सर इसे कॉम्पैक्शन, तो क्या करता है सर कि एक स्प्रे टाइप का पानी छिड़कते रहता है टायर पे ताकि ये हाँ, चिपके नहीं। चिपके नहीं, हम्म। चिपके नहीं। हाँ, सर क्योंकि जैसे ही उसमें एक डाउट आ बोलो। रहा है ना सर कि जैसे कि नया नया जब रोड बनता है सर और उस पे 10 चक्का या 12 चक्का जब गुजरता है सर, तो और एग्रीगेट इस सबको दबना चाहिए, लेकिन सर वो देखते हैं कि और बाहर उहर आकर रोड ही कबाड़ जाता है। बाहर दबना चाहिए, वो तो उखड़ जाता है। हाँ सर, एग्रीगेट वगैरह बाहर आ जाता है, ये समझ नहीं देखो मतलब आता वो सर जितना कि। वो जितना अलाउ नहीं रहेगा उससे ज्यादा चलाएगा गाड़ी तो हो ही नहीं नहीं जाएगा। नहीं, हाँ ये भी बात सही बोला। अब इसका बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन ये है कि जिसे जो ओवरवेट व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स है, और अंडरवेट नहीं है, ओवरवेट है, ठीक है, किसी कारणवश वो सडनली ब्रेक अप्लाई करता है ना, सडनली वो ब्रेक अप्लाई करता है, तो जो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हैवी वैल्यू का लगता है। और वो जो भी पेवमेंट है हमारा, सरफेस वियरिंग कोर्स है, वो उतना बियर नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, वो हल्का स्लिप कर जाता है, उसके बॉन्डिंग जो होता है वो ब्रेक कर जाता है, तो वहां से फिर वो इरोजन होने लगता है। नहीं कभी सर, भी ये सोच अभी सकते हो। इधर अभी बनाया ना सर सिकड़िया मोड़ पे रोड, तो लगता है कि 2-3 दिन में ही सब एग्रीगेट बाहर आ करके फिर से प्लेन पहले जैसा ही रोड हो गया। एग्जैक्टली वही कारण है ना, उतना जो उसका रिक्वायरमेंट है। अब ठेकेदार लोग पैसा खाने के लिए उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। ये भी डिजाइन वैल्यू है ना, कितना इसमें रखना है, ये विटामिनस का जो मिक्स होगा उसमें इस ग्रेड के विटामिन यूज करना है, उसमें विटामिन का परसेंटेज इतना होना चाहिए, तो वो सब वो फुलफिल कहाँ करता है। फुलफिल करेगा तो रोड ऑब्वियसली नहीं खराब होगा। उसके अलावा जो लेबलिंग वर्क होता है, जनरली जो गांव देहात में रोड बनाता है तो कभी लेवल रहता है, उसमें तुम 60 से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलाओ, जंप करने लगता है, बाइक चलाओगे तो 60-70 से ज्यादा। हाँ सर। लेबलिंग नहीं होता है तो क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली जो होता है उस पर लोड, इम्पैक्ट लोडिंग पड़ता है, जो भी अनइवन सरफेस जो होता है उस पर लोड पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहां से उखड़ना स्टार्ट कर देगा वो। सर यही सब रीजन। हाँ, सर व्हील का बोलो। कॉन्ट्रैक्ट एरिया को कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं? किसका? व्हील का? यस सर। व्हील का करेंगे नहीं, व्हील में कुछ नहीं हमको चेंज करना है, जो चेंज करना है हमको मशीन वाला पोर्शन में कर सकते हैं। इसमें वेट बढ़ाने और घटाने का यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है।
अब चूंकि ये जो व्हीकल है ये वेट पर ही काम करता है, क्योंकि कंपैक्शन जो होगा वो कांटेक्ट प्रेशर पे ही काम करेगा, कांटेक्ट प्रेशर जो होगा वो वेट पे डिपेंड करेगा। तो ये मशीन ऐसा नहीं कि इसमें कुछ हम लोग मैन पावर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट को कैरी करने के लिए होता है। तो यदि वेट को कैरी करना है तो इसमें वेट को घटाने और बढ़ाने का भी अरेंजमेंट दिया हुआ रहता है। हमको वेट बढ़ाना है तो यहाँ पे वेट हम बढ़ा सकते हैं। एडिशनली हो सकता है कि आयरन का कुछ प्लेट्स या फिर वेट अलग से आता है उसको रख सकते। जैसे जिम जाते हो तो अलग अलग वेट का रखा हुआ रहता है ना, क्या 1 किलो वाला उठाएं, कल 1.25 kg उठाएंगे। तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे जो रॉड में नहीं अटैच करने वाला वेट आता है, हाँ सर, वो तो उसी प्लेट तरह अब इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अरेंजमेंट, हाँ इसमें भी अरेंजमेंट होगा। ऐसा थोड़ी ना कि इंजन में से कुछ पार्ट को खोल के हटा देंगे वेट कम करने के लिए, इंजन कभी नहीं हम छू सकते हैं। ठीक है सर। अगला है मैनुअली ऑपरेटेड रैमर कंपैक्टर्स। अब मैनुअली ऑपरेटेड है मतलब हाथ से, मैनुअली मतलब मैकेनिकल पावर नहीं इसमें हम लोग दे रहे, ये मैनुअली है। रैमर कंपैक्टर्स आर सेल्फ प्रोपेलर इन विच ईच blow moves them ahead slightly to contact new swell। रैमर कहने का मतलब ये है कि तुम टेम्पिंग टाइप कर रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो टेम्पिंग कर रहे हो। जैसे खूंटा गाड़ते हो, पहले सबसे पहले उसको उस प्लेस को डिग करते हो, एक्सकैवेट करते हो सॉइल को सर्टेन डेप्थ तक। उसके बाद जो भी खंबा तुमको डालना है ना, या पाइलिंग करना है, जो भी करना है, पिलर देना है, तो क्या करते हो, कंक्रीट का नहीं बोल रहे हैं, जो जैसे बांस का देते हो या फिर आयरन का देते हो, तो उसको क्या करते हो, फिर मिट्टी डालते हो उसमें खंबा डाल के और कंपैक्ट करते हो। कंपैक्ट कैसे करते हो, रैमिंग करते हो, टैंपिंग करते हो। उसमें क्या कर, जो भी रामिंग होता है उसको बाहर साइड से उसमें चलाते हो, मिट्टी भरते हो, फिर उसको चलाते हो। ये क्या हो गया, मैनुअली ऑपरेटेड हो गया रैमर। दीज यूनिट्स रेंज इन इम्पैक्ट फ्रॉम 40 to 120 पर सेकेंड, मतलब ये ब्लो हो गया एट एन इम्पैक्ट रेट अप टू 850 पर मिनट। मतलब इम्पैक्ट का जो रेटिंग होगा ये हम लोग 850 पर मिनट। इसमें कुछ मैकेनिज्म हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ हमने जो रामी चलाने वाला एग्जांपल दिया एग्जैक्टली मतलब सिर्फ वही नहीं है, इसके अलावा भी कुछ अरेंजमेंट अलग से है जिसमें कि हम लोग उसका इम्पैक्ट का रेटिंग बढ़ा सकते हैं, जो भी रेट है उसका, यानी इसको अप टू 850 पर मिनट तक यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इंक्लूड केजी पर ब्लो। जो इसका परफॉर्मेंस हम लोग जज करेंगे वो इस बात पे उसको हम लोग जज करेंगे कि पर केजी मतलब केजी पर ब्लो, हर एक ब्लो पे कितना वेट वहां पे फॉल हो रहा है। जैसे प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हाइट ऑफ फॉल और उसके बाद वेट ऑफ हैमर दोनों पढ़ते हैं। मॉडिफाइड है और एक प्रॉक्टर है, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है, एक दूसरा है मॉडिफाइड। दोनों में डिफरेंस बेसिकली उसी का होता है, हाइट ऑफ फॉल, वेट ऑफ हैमर, है ना, और एक और होता है कि जो लेयरिंग होता है 3 लेयर और 5 लेयर। इसमें भी इसका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पर ब्लो वेट है वो कितना है। उसके अलावा एरिया कवर्ड पर आवर वो हैमर जो होगा वो कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना एरिया को कंपैक्ट कर रहा है। एंड डेप्थ ऑफ कंपैक्शन इन सेंटीमीटर, और कितना डेप्थ कंपैक्ट कर रहा है। अब ये डेप्थ वाला जो क्राइटेरिया होगा वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि जो हाइट ऑफ फॉल है वो कितना है। चूंकि हाइट ऑफ फॉल ज्यादा रहेगा तो कंपैक्शन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सभी टाइप के सॉइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। आया समझ में? हाँ समझ गए सर। हम्म, सर तो रैमर भी तो दो तरह का होता है सर, एक हाइड्रोलिक पे बेस्ड होगा सर, और एक मैनुअल हाथ से हथौड़ा जैसा करते हैं उस तरीके से। हाँ हाँ हो सकता है। हाइड्रोलिक वाला भी हो सकता है। देखो
मैनुअली ऑपरेटेड कहने का मतलब अब कि इसमें तुम कंप्यूटराइज इसमें कुछ नहीं है, या फिर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हम मैनुअली कर रहे हैं इसको, सब चीज इसमें जो भी है मैनुअली कर रहे हैं इसमें। हाँ ठीक है। हम्म। आगे बढ़े कि छोड़ दें, इसी में टाइम लग गया सब। बोलो। हम्म, आप रेस्ट ले लीजिए सर, चाहे कल ले लीजिएगा सर। सर 42 120 टैंपिंग पर सेकंड है सर, कि मिनट होगा सर? यहाँ पे यस सर। सर मैनुअली 1 सेकंड में इतना टैंपिंग हो पाएगा? 1 मिनट। हाँ सर, इसमें तो हमको भी लग रहा है सर कि range in impact from at an impact rate up to get 50 per minute। मिनट, हाँ मिनट ही होगा मैनुअली में, और इसको मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं 850 पर मिनट तक। तो ये 850 पर मिनट जो हो जाएगा ना, इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट अलग टाइप का रहेगा। जैसे सिलाई मशीन देखते हो ना, वो भी मैनुअली सर। ऑपरेटेड होता है ना, हाँ उसमें तो कुछ हाँ सर। एडिशनल, तो उसी टाइप का अरेंजमेंट कुछ मशीन टाइप का होगा, तो उसमें हम लोग इसको इंक्रीज करके 850 पर मिनट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनुअली कहने का मतलब ये मत समझ देना कि सिर्फ रामी हाथ में लिए और कंपैक्ट कर दिए, वो भी एक टूल्स सर है। तो ऐसा अरेंजमेंट रहेगा तो हो सकता है सर। हाँ तो अरेंजमेंट रहेगा, बोल तो रहे हैं। अब जैसे एक्सकेवेशन करने का टूल्स जो है बहुत सारे टाइप का आता है। अगर बोरिंग आता है, अगर बोरिंग को हम लोग क्या करते हैं कि 3 4 लेबर मिल के उसको घुमाता है ना, वो भी मैनुअली ही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं। यदि वही मैनुअली तुम रामी से खोदना चाहो, कुदाल से खोदना चाहो, कितना समय लगेगा, कितना मेहनत लगेगा? सेम काम मैनुअली ही कर रहे हैं, टूल्स बदल दिए तो समय कम लग रहा है, आसानी से परफेक्ट हो रहा है। तो मैनुअली कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि सिर्फ और सिर्फ जो हमने बताया टेम्पिंग सिर्फ रामी गहदल जो है बस उसी से करेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन फिर भी उसको मैनुअली ही बोलेंगे। वो हम सिंपल एग्जांपल तुम लोग को समझने के लिए बताया था। हो भी सकता है, हाँ? समझ गया सर। हाँ, इसमें जो है मटेरियल का